अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि इस लॉकडाउन के दौरान और कोरोना सियासत में सिंध हुकूमत ने कौन कौन से गैर कानूनी काम किए और उन गैर कानूनी काम की वजह से सिंध हुकूमत को कहां कहां मुंह की खाना पड़ी, और जो दावे किए गए थे उस दावे में हुकूमत सिंध ने जो है वो आवाम के साथ क्या खिलवाड़ किया और उनको कहां कहां रुसवाई का सामना करना पड़ा सिंध हुकूमत को, वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले जो एक कोरोना रिलीफ एमरजेंसी एक्ट जो उसका ऑर्डिनेंस उसका एक ड्राफ्ट बनाकर सिंध हुकूमत ने गवर्नर सिंध को भेजा था, वो भी गैर कानूनी था। ये सारे गैर कानूनी इकदाम सिंध हुकूमत ने करने की कोशिश की तो उसमें उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। एक तो ये था कि उस एमरजेंसी एक्ट के जो उसका ड्राफ्ट बनाया गया था उसमें जो लॉकडाउन के दौरान एक किराएदार तबका था उसको किराया माफ़ करने के हवाले से था, और 20% स्कूलों की रियायत, और इसके अलावा जो यूटिलिटी बिल थे उसको माफ़ करने के हवाले से एक हंगामी तौर पर सिंध हुकूमत ने एक्ट बनाया, और एक्ट का ड्राफ्ट जो है वो गवर्नर सिंध को भेजा। चूँकि वो गैर कानूनी था, वो आज तक दस्तखत उस पर नहीं हो सके। दूसरा, जो मुख्तलिफ सनतें हैं, टेक्सटाइल मिल्स और जो कारोबारी मराकज़ हैं, उनको भी सिंध हुकूमत ने पाबंद किया था कि वो जो है मुलाजमीन को नहीं निकालेंगे और उसकी इस लॉकडाउन के दौरान जो है मुलाजमीन को तनख्वाहें भी देंगे। तो उसमें भी हुकूमत सिंध को नाकामी का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये गैर कानूनी इकदाम था। गैर कानूनी इकदाम कहाँ था वो मैं आपको बताता हूँ। एक, चूँकि अक्सर आप सुनते थे कि 18वीं तरमीम का राग अलापती थी सिंध हुकूमत, और इस लॉकडाउन के दौरान आपने कहीं भी नहीं सुना होगा कि सिंध हुकूमत ने यह दावा किया हो कि 18वीं तरमीम में सूबाई हुकूमत को जो इख्तियारात थे उस पर अमल दरामद किया और उस पर क्या फ़ायदा हुआ। लेकिन उसमें कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, और ना ही हुकूमत का जो दावा था उसमें कोई सदाकत सामने आई। एक तो हुकूमत सिंध ने जो ड्राफ्ट बनाया वो गैर कानूनी इसलिए था कि यूटिलिटी बिल, किराया और इसके अलावा जो 20% रियायत के हवाले से जो इकदाम थे उसका प्योरली वफाक का इख्तियार है, सूबे का इख्तियार है ही नहीं। इसलिए हुकूमत सिंध ने जो है वो गैर कानूनी तौर पर वो काम करने की कोशिश की, इसलिए वो रुक गया गवर्नर सिंध के पास जाकर। और वफाक ने चूँकि इस तरह का ऐलान ही नहीं किया, इसलिए वफाक उस पर अमल दरामद करने का जो पाबंद नहीं था। तो जो 20% रियायत थी सिंध हुकूमत की जानिब से, उसका नोटिफिकेशन भी निकाला, वो भी गैर कानूनी था। और इस जो स्कूल मालिकान हैं उन्होंने जो है अदालत से रुजू किया, और अदालत ने भी सिंध हुकूमत से पूछा, बार बार पूछा कि आप हमें कानून बताएं कि किस कानून के तहत आपने जो है वो जो 20% स्कूलों के मालिकान से रियायत मांगी थी वालिदैन के लिए, वो उसका कोई कानून पेश करें। तो वो कानून की कोई वजाहत, कोई कानूनी चीज़ पेश नहीं कर सके, और ये जो नोटिफिकेशन था सिंध हुकूमत का वो मुअत्तल हो चुका है और अब तक वो नाफिज़ अमल नहीं है, इसलिए वो रिलीफ देने का दावा पूरा नहीं हो सका। इसके अलावा जो मुख्तलिफ सनतों और टेक्सटाइल मिल्स और मुख्तलिफ कारोबारी मराकज़ हैं उनको पाबंद किया गया था कि मुलाजमीन को आप तनख्वाहें देंगे और मुलाजमीन को नहीं निकालेंगे, और ये पाबंदी थी। तो उसके लिए भी तकरीबन 12 से ज़ायद टेक्सटाइल मिल्स थी, जिसमें कोयटा टेक्सटाइल मिल और इसके अलावा आज़म और दीगर टेक्सटाइल मिलें जो हैं उन्होंने जो है वो सिंध हाई कोर्ट से रजू किया, और उन्होंने कहा कि ये सिंध पेमेंट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, हुकूमत सिंध उनको पाबंद नहीं कर सकती, और इसलिए वो मुलाजमीन को निकालें, रखें या उनको तनख्वाहें दें या ना दें, ये जो है वो उन मिल्स का इख्तियार है, सिंध हुकूमत का इख्तियार था ही नहीं। तो जो स्कूलों में रियायत वाला जो मामला था उसमें हुकूमत सिंध की तरफ से मौक़िफ़ अदालत में आया कि चूँकि जिस तरह आर्मी चीफ के हवाले से एक हुकूमत ने जो है वो कानून साजी के बगैर एक उनको जो उनकी एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन जारी किया था, ये हमने उसी तरह इमरजेंसी में ये सारी सूरत हाल की है, क्योंकि कोरोना की वजह से हम जो है वो इजलास बुला नहीं सकते। तो हमने उसी को मद्देनजर रखते हुए उसकी रोशनी में हमने इस तरह का काम किया था, लेकिन अदालत ने वो बात उनकी नहीं मानी और कहा है कि आप तहरीरी तौर पर जो है वो तफसीलात जमा कराएं। अब 30 तारीख को ये तफसीलात अदालत में जमा करानी है, लेकिन आप बताया जा रहा है कि 27 अप्रैल को जो है वो इस नोटिफिकेशन और जो हुकूमत ने इकदाम किए थे उसके लिए करीब काबीना का इजलास बुला लिया गया है, और उसमें जो वो इस चीज़ का जायज़ा लिया जाएगा कि सिंध हुकूमत इस तरह के जो ड्राफ्ट था और जो ऑर्डिनेंस जारी करने की कोशिश की थी उस पर अमल दरामद कर भी सकती है या नहीं कर सकती, और ये एजेंडे में शामिल है। दूसरा, आज भी आपने देखा, हमने भी खबर चलाई, और जैसे गुल अहमद सबसे बड़ी जो है वो एक टेक्सटाइल मिल है सिंध में, इसके अलावा अलकरम, उन्होंने तकरीबन 450 से ज़ायद मुलाजमीन को फारिग किया। अलकरम ने जो है वो एक नोटिस लगा दिया जिसमें कहा है कि मखसूस कुछ यूनिट को खोलने की सिंध हुकूमत की तरफ से जो है उनको इजाज़त मिली है, इसलिए कुछ जो ज़रूरी मुलाजमीन हैं उनको वो बुला सकते हैं काम पर। दीगर मुलाजमीन जो है वो बगैर छुट्टी के वो घरों पर बैठे हैं, उनको तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। जून के बाद फैसला किया जाएगा
जाएगा कि जब ये सूरत हाल सामने आएगी, वाज़ेह होगी कि मुलाजमीन को दोबारा बुलाया जाता है या नहीं। और एक SOP जारी किया, आज भी आपने देखा जो मीडिया की जो जीनत बना रहा। इससे पहले जब ये SOP बुलाने के हवाले से कमिश्नर से मुलाकातें होती रही ताजरों की, और उसके बाद के SOP के तहत जो है वो मखसूस बिजनेसेस खोले जाएंगे, तो इस दौरान भी हुकूमत सिंध के ऊपर इल्ज़ाम आयद किए गए और कि हुकूमत सिंध पहले कुछ वीडियोस कुछ ऑडियोज़ रिलीज़ हुई जिसमें ताजरों की तरफ से बताया गया दूसरे ताजरों को कि हुकूमत सिंध 25 अरब मांग रही है। और आज एक ताजिर रहनुमा की हवाले से उनसे मनसूब जो ताजिर हैं कराची में रिजवान, उनके नाम से भी एक मनसूब हो रही है बात कि उन्होंने भी हुकूमत सिंध ने करोड़ों रुपए मांगे कि करोड़ों रुपए हमें भत्ते की सूरत में दे, तो उसके बाद ही जो है उनको कारोबार खोलने की इजाज़त होगी। गोया कि मोहम्मद रिजवान जो ताजिर रहनुमा है उन्होंने इस बात की तरदीद की है, लेकिन कुछ दाल में काला काला ज़रूर है, क्योंकि ये बातें कराची में बहुत ज़्यादा आम हैं और कोई भी बात होती है ज़ाहिर है उसका कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है जब भी बात सामने आती है। तो इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें आई कि हुकूमत मांग रही है कि आप रिलीफ के नाम पर या मुबैना तौर पर भत्ता हुकूमत सिंध को दे और उसके बाद ही कारोबार खोलने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन ये बात थी नहीं थी, उस पर मैं बिल्कुल कतई नज़र नहीं जाऊँगा। लेकिन एक बात वाज़ेह हो चुकी है कि हुकूमत ने जो SOP जारी किया है वो भी सरासर गैर कानूनी और गैर आइनी है। वो इसलिए कि ताजरों ने उसको रिजेक्ट किया है। आप खुद जानते हैं कि सिंध का और पूरे मुल्क का जो एक पढ़ा लिखा तबका है वो ना होने के बराबर है। और अब SOP ये जारी किया गया है कि सुबह 9 बजे से 3 बजे के दरमियान जो है वो ऑनलाइन जो है वो कारोबार की इजाज़त होगी, जिसमें शोरूम्स या दीगर जो कारोबारी मराकज़ हैं वो खोले जाएंगे। दुकान का शटर आप नहीं खोल सकते, लेकिन ऑनलाइन आप बिज़नेस कर सकते हैं। इसलिए इस तरह रेस्टोरेंट्स को भी जो है एक SOP के तहत पाबंद किया गया है कि आप भी इसी SOP पे अमल दरामद करेंगे। अगर अमल दरामद नहीं करेंगे तो आपका कारोबार बंद कर दिया जाएगा, जिसको ताजिर रहनुमा अतीक मीर और दीगर ने जो है वो मुस्तरद कर दिया है। क्योंकि आप एक तरफ समझते हैं कि पढ़ा लिखा तबका है नहीं और इसको सिर्फ 5% किसी ताजरों को इसका फ़ायदा हो सकता है, इसके अलावा शायद ही किसी को फ़ायदा हो। रमज़ान शरीफ है और जिस तरह राशन देने की बात की गई थी सिंध हुकूमत की तरफ से, तो वो भी राशन की तफसीलात जो अदालत में पेश की गई हैं वो भी एक इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक बात थी कि लियारी के कुछ लोग थे वकला, उन्होंने हाई कोर्ट में जब दरख्वास्त दायर की तो दरख्वास्त में जो सिंध हुकूमत का जवाब आया तो उसमें 5 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो दालें और इस तरह की चीज़ें थी, जिसमें अदालत को बताया गया कि वो दाल और कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनके अंदर जो है कीड़े पड़े हुए थे। तो अदालत ने भी हैरानगी का इजहार किया जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने। और अब जो पब्लिक इंटरेस्ट की जितने भी दरख्वास्तें हाई कोर्ट में इस सिंध हुकूमत के इक़दाम के खिलाफ दायर की गई हैं वो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर उसकी समाअत कर रहे हैं। अदालत भी इस मामले को एक संगीनी और उसकी जो अहमियत है उसको समझती है कि किस तरह गैर कानूनी काम किए जा रहे हैं और उसके बाद कोई जवाब भी पेश नहीं किया जा रहा। अगर ये हुकूमत सिंध अगर वाकई में संजीदा होती तो शायद वफाक के साथ मिलकर जिस तरह दूसरे सूबों में इस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि कारोबार भी खोले जा रहे हैं, वो एक SOP के तहत, नमाजें भी अदा की जा रही हैं SOP के तहत, लेकिन सिंध हुकूमत उसके बिल्कुल अपोजिट काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें मुसलसल उनको नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, कराची की आवाम के हवाले से मैं बात करूंगा क्योंकि कराची की आवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बार बहुत ज़्यादा वोट दिए और MP MNAs कराची से बेशतर जो है मुंतखब हुए और उनके में ज़्यादातर ऐसे थे जिनका कराची से ताल्लुक़ नहीं है। अब कराची की आवाम जिस तरह आप देख सकते हैं कि PTI और MQM से मायूस होकर उन्होंने MQM और पीपल्स पार्टी से मायूस होकर उन्होंने PTI को वोट दिया था। अब PTI के जो MP MNAs हैं यहाँ पे वो मकामी नहीं है, इसलिए वो कराची की आवाम की जो आवाज़ है, जो उनके मुश्किलात है, उनके मसाइल हैं, वो हाईलाइट नहीं कर रहे और उसकी वजह से उनको बेशुमार मसाइल का सामना है, जैसे राशन की तकसीम हो, बुनियादी मसाइल हों, वो जो है बिल्कुल नाकाम है क्योंकि वो मखसूस इलाकों में जाकर देते हैं।